Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer. So today we will discuss newspaper analysis dated 25th July, and if you are liking this analysis then please like, share and subscribe. I have started my UPSC mentorship program in which I am covering current affairs from several newspapers and magazines, for example Indian Express, Hindu, Business Standard, Mint, Economic Times, Down to Earth, Yojana and Kurukshetra. So basically, we will be covering current affairs in holistic way, which will help you in prelims as well as mains. We will also discuss static part related to every current affair in detail. तो अगर आप इस सीरीज को ज्वाइन करते हो तो आपको कोई और करंट अफेयर को रेफर करने की ज़रूरत नहीं है. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड एंड वांट टू ज्वाइन दिस प्रोग्राम, फॉर दैट यू हैव टू विजिट द टेलीग्राम ग्रुप एंड ऑल द डिटेल्स आर इन द टेलीग्राम ग्रुप. उसके अलावा अगर कोई आपका जनरल डाउट है एज सच या तो प्रोग्राम से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो. अब हम आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस देखते हैं. यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ एज सच आपके एग्जाम में तो नहीं आएगी, लेकिन हम बस देख लेते हैं. तो नीरज चोपड़ा इन एक्शन ड्यूरिंग द जेवलिन फाइनल्स एट द वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, जो कि यूएस में हुई है और वहाँ पर इन्हें मिला है सिल्वर मेडल. तो एज सच ये पूछा नहीं जाता यूपीएससी में. अब हम आगे चलते हैं. अब ऐसे ही आ सकता है फॉर एग्जांपल कि स्पोर्ट्स कल्चर को डेवलप करने के लिए क्या किया जा सकता है, उसके लिए क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं. तो एज सच वो तो पूरा डिफरेंट टॉपिक हो जाता है. स्पोर्ट्स का भी एक टॉपिक प्रिपेयर कर सकते हो कि अगर हमें ओलंपिक में 50 मेडल्स चाहिए तो उसके लिए हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, हमें यहाँ पर कौन से लेवल पर क्या चेंज करने की ज़रूरत है. तो वो टॉपिक एक बार ऐसे में आ भी चुका है यूपीएससी में पहले और फिर से आने की प्रोबेबिलिटी है. तो वो आप प्रिपेयर कर सकते हो कि एज सच इंडिया में स्पोर्ट्स कल्चर को कैसे डेवलप किया जाए. Second है hit by COVID, small and micro units wait for rupees 8.7 लाख करोड़ in pending dues. तो यहाँ पर MSME सेक्टर की हमें एक प्रॉब्लम पता चल रही है. वो प्रॉब्लम है डीलेड पेमेंट्स की, कि इनको यहाँ पर टाइम पे पेमेंट नहीं मिलते हैं. तो अ क्रिटिकल प्रॉब्लम फेस्ड बाय द MSME सेक्टर इज डीलेड पेमेंट्स. अब यहाँ पर माइक्रो यूनिट और मीडियम यूनिट और स्मॉल यूनिट की डेफिनेशन बताई गई है. तो माइक्रो यूनिट्स आर दोज जिसमें इन्वेस्टमेंट होता है 1 करोड़ का और यहाँ पर जो टर्नओवर होता है वो होता है 5 करोड़ का. स्मॉल यूनिट्स में इन्वेस्टमेंट होता है 10 करोड़ का और टर्नओवर होता है 50 करोड़ का. और मीडियम यूनिट में जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होता है 20 करोड़ का होता है और टर्नओवर होता है 100 करोड़ का. तो ये आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए. तो डीलेड पेमेंट्स प्राइवेट सेक्टर के कस्टमर से भी डीलेड पेमेंट होता है. इसके अलावा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट यहाँ पर एमएसएमई से कुछ ब्रोकर करती है तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से भी यहाँ पर डीलेड पेमेंट्स होते हैं. तो डीलेड पेमेंट्स फ्रॉम कस्टमर्स इन द प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स आर एन इम्पेडिमेंट टू द रिवाइवल ऑफ स्मॉलर यूनिट्स. तो हमें एक रिपोर्ट से ये पता चला है कि पैंडमिक के बाद जो एमएसएमई का मार्केट शेयर है वो यहाँ पर कम हुआ है और एमएसएमई में लिक्विडिटी की ज़रूरत है. लेकिन एज सच अगर पेमेंट डिले होंगे तो एमएसएमई में लिक्विडिटी वापस से कैसे रिवाइव होगी. The government in 2020 had asked both PSUs and the top 500 companies to clear their dues. लेकिन उसके बाद भी हम देखें तो अभी भी बहुत सारा डिलेड पेमेंट्स हैं एमएसएमई को जो कि अभी तक नहीं मिला है. Despite various dictates from the center, the value of delayed payments to the MSME sector has increased to rupees 10.7 लाख करोड़. तो ऐसे समय में जब पैंडमिक है तो एमएसएमईज को रिकवर करने के लिए लिक्विडिटी की ज़रूरत है जो कि यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है क्योंकि यहाँ पर डिलेड पेमेंट्स हो रहे हैं. एमएसएमई एज सच इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर एमएसएमई मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में 36.9% कॉन्ट्रीब्यूट करती है एंड द शेयर ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ स्पेसिफाइड एमएसएमई रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो है वो है यहाँ पर 49.5%. तो इससे हमें ये समझ आ रहा है कि एमएसएमई कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर आवर कंट्रीज जीडीपी एंड इकॉनमी. एक यहाँ पर सरकार एक स्कीम लेकर आई थी. This was done as part of the government's plan to ensure enough liquidity for MSME units along with the credit facility for the sector under the Emergency Credit Line Guarantee Scheme. तो ये स्कीम लेकर आई गई थी ताकि यहाँ पर जो एमएसएमई सेक्टर है उसमें लिक्विडिटी आ सके. कैश क्रंच हो गया था कोविड के बाद तो यहाँ पर लिक्विडिटी आ सके तो उसके लिए यहाँ पर एक स्कीम भी लेकर आई गई थी जिसका नाम है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम. अब यहाँ पर रीजंस बताए गए हैं कि क्या रीजंस है डिले के. तो पहला रीज़न है म्यूचुअली एग्रीड डिले पेमेंट्स की. यहाँ पर एमएसएमई से कह दिया जाता है कि हम इस टाइम के बाद ही आपको पेमेंट दे पाएंगे. फंड शॉर्टेज एट बायर्स एंड की बायर के पास यहाँ पर है ही नहीं फंड तो वो कैसे ही पे करेगा. डिले इन इनवॉइस सबमिशन. इसके अलावा यहाँ पर बायर ने ब्रोकर तो कर लिया फिर बायर को यहाँ पर क्वालिटी अच्छी नहीं लगी जिसकी वजह से यहाँ पर बायर पेमेंट नहीं कर रहा है. रिकन्सिलेशन इन प्रोग्रेस. इसके अलावा जीएसटी कंप्लाइंस अभी पूरी तरीके से सेलर के द्वारा नहीं हुआ है जिसकी वजह से यहाँ पर पेमेंट क्लियर नहीं हो पा रही है. तो ऐसे कुछ रीजंस है जिसकी वजह से यहाँ पर पेमेंट डिले हो रही है. आगे हम चलते हैं.
नेक्स्ट है फोर्थ मंकी पॉक्स केसेस इन दिल्ली, और ये पता चला ये जो पेशेंट है इसकी कोई फॉरेन हिस्ट्री नहीं है, तो ऐसा ये इंपॉर्टेंट तो नहीं हो जाता, लेकिन हाँ अगर फॉरेन हिस्ट्री नहीं है तो इसका मतलब ये है कि मंकी पॉक्स का यहाँ पर कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो चुका है। मंकी पॉक्स कैसी डिजीज़ है, कहाँ की नेटिव है, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। मंकी पॉक्स एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि ट्रांसमिट होता है फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस। फर्स्ट ह्यूमन केस मंकी पॉक्स का 1970 में देखा गया था इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये जो डिजीज़ है ये एंडेमिक है टू सेवरल वेस्टर्न एंड सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज़। तो अफ्रीकन कंट्री की ये जो डिजीज़ है वो एंडेमिक है। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है, तो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हैज़ बीन प्रीवियसली लिमिटेड एज द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन यूज्ड फॉर द एरेडिकेशन ऑफ द डिजीज़। तो जो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन होती है वही यूज़ कर ली जाती है मंकी पॉक्स में भी। तो एज सच मंकी पॉक्स की कोई अलग वैक्सीन नहीं है। अमंग ह्यूमंस मंकी पॉक्स स्प्रेड थ्रू क्लोज कॉन्टैक्ट विद समवन जिसको कि यहाँ पर मंकी पॉक्स रैश हो, और उसके साथ अगर ज़्यादा क्लोज कॉन्टैक्ट होगा तो ऐसे में मंकी पॉक्स हो सकता है। इससे ज़्यादा यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब हम आगे चलते हैं। ये न्यूज़ आपको इंपॉर्टेंट लग सकती है बुर्कापाल ट्राइबल्स के, लेकिन इस न्यूज़ में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बेसिकली 2017 में एक मायोस्ट ऑपरेशन हुआ था जिसमें यहाँ पर सीआरपीएफ के जवान की डेथ हो गई थी। तो लगभग यहाँ पर 25 पर्सनल ऑफ सीआरपीएफ की यहाँ पर डेथ हो गई थी। उसके बाद यहाँ पर जब मायोस्ट को अरेस्ट करने गए तो बहुत सारे यहाँ पर ट्राइबल्स भी अरेस्ट हो गए। तो 5-6 साल वो यहाँ पर जेल में रहे, उनके खिलाफ एविडेंस नहीं मिला और उनको यहाँ पर वापस छोड़ दिया गया। लेकिन उनकी ज़िंदगी तो यहाँ पर ख़राब हो गई ना, उनके 5-6 साल पूरे ख़राब हो गए ज़िंदगी के। तो वही यहाँ पर मेंशन है। तो ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंटरनल सिक्योरिटी में ये इंसर्जेंसी, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। इंटरनल सिक्योरिटी में जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, नक्सलिज्म, तो ये टॉपिक एक बार आप प्रिपेयर कर लेना, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है इंटरनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से। तो वंस एंड फॉर ऑल आप एक बार जाकर ये टॉपिक प्रिपेयर कर लेना, नक्सलिज्म, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, और इतना कंटेंट आपके पास होना चाहिए। आप 200-250 वर्ड में लिख दो एंड दैट्स इट। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर जॉइंट थिएटर कमांड्स फॉर ट्राई सर्विसेज सून। तो यहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर का ये कहना है कि जल्द ही जॉइंट थिएटर कमांड्स बनाई जाएंगी। तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ऑन संडे अनाउंस द सेटिंग अप ऑफ जॉइंट थिएटर कमांड्स सो एज टू हैव एन इनहेंस्ड कोऑर्डिनेशन अमंग ऑल 3 सर्विसेज ऑफ द कंट्रीज आर्म्ड फोर्सेस। तो जॉइंट थिएटर कमांड की जो यहाँ पर रिकमेंडेशन है ये दी गई थी भाई शिखातकर कमेटी, और ये काफ़ी टाइम हो चुका है ये रिकमेंडेशन को, लेकिन ये रिकमेंडेशन अब इम्प्लीमेंट की जा रही है कि जॉइंट थिएटर कमांड्स बनाई जाएगी। अब जॉइंट थिएटर कमांड्स इसीलिए बनाई जाएगी जिसकी वजह से यहाँ पर जो सर्विसेज हैं, जो 3 सर्विसेज हैं, उनके बीच में ज़्यादा कोहेशन हो सके, ज़्यादा कोऑर्डिनेशन हो सके। तो इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का यही मतलब है कि जो 3 सर्विसेज हैं उनके बीच में ज़्यादा अच्छा कोऑर्डिनेशन हो सके और कोहेशन हो सके। तो यही इसका मेन ऑब्जेक्टिव है और इसकी रिकमेंडेशन दी थी शिखातकर कमेटी ने। अब हम आगे चलते हैं। तो हमने डिस्कस किया था कि जो एनडीए के वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं वो हैं जगदीप धनखड़। इसके अलावा जो यहाँ पर ऑपोजिशन की वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं वो हैं यहाँ पर मार्गरेट अल्वा। तो ये आपको पता होना चाहिए, सच नाम तो कोई नहीं पूछता है यूपीएससी में। अब हम आगे चलते हैं। आईआईटी मद्रास इन टॉक्स टू सेटअप कैंपस इन तंजानिया। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये बात की गई थी कि यहाँ पर जो टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं वो अपनी फॉरेन ब्रांचेस को सेटअप करेंगे। तो आईआईटी मद्रास जो है वो अपना कैंपस सेट करेगा तंजानिया में। इसके अलावा नेपाल और श्रीलंका ने भी रिक्वेस्ट भेजी है कि हमारे यहाँ भी कैंपस सेट कर दो। तो बेसिकली हम देख रहे हैं कि जो हमारे कैंपसेस हैं वो यहाँ पर फॉरेन में अगर खुलेंगे तो उसकी वजह से जो इंडिया की सॉफ्ट पावर है वो इंक्रीज़ होगी। फॉर एग्जांपल जैसे चाइना के कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पर चाइना की सॉफ्ट पावर इंक्रीज़ होती। तो ऐसा अगर हमारे भी इंस्टीट्यूट्स होंगे फॉरेन कंट्रीज़ में तो हमारी भी यहाँ पर सॉफ्ट पावर इंक्रीज़ होगी। An offshore campus of IIT Madras in Tanzania is among the options on the government's table as it works on a plan to ensure the country's premier engineering institutes have a presence on the world map. तो यहाँ पर तंजानिया में बात चल रही है। इसके अलावा 2-3 कंट्रीज़ और आए हैं रिक्वेस्ट लेकर कि हमारे यहाँ भी कैंपसेस खोल दो, और IIT मद्रास की रैंक भी अच्छी आती है। तो इसके बाद यहाँ पर कह दिया गया है कि IIT मद्रास के कैंपसेस खोलेंगे। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर मोडेरा सन टेम्पल की बात की गई है जो कि हम डिस्कस कर लेते हैं। मोडेरा सन टेम्पल इज़ लोकेटेड इन महसैना नेबरिंग अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट, और इसको 11th सेंचुरी में बनाया गया था ड्यूरिंग द चालुक्य डायनेस्टी इन ऑनर ऑफ द सन गॉड। तो बस आपको ये पता होना चाहिए। अब अहमदाबाद का रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा मोडेरा सन टेम्पल के मॉडल पे। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन मोडेरा सन टेम्पल इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसको 11th सेंचुरी में बनाया गया था ड्यूरिंग द चालुक्य डायनेस्टी। अब हम आगे चलते हैं। एक्सपेंड अग्निपथ, ये हम डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन आप इसको यूज़ कर सकते हो वैसे। तो इसमें यह बताया गया है जैसे कि अग्निपथ स्कीम आप लेकर आ रहे हो आर्म्ड फोर्सेस में रिफॉर्म्स करने के लिए, तो ऐसी ही स्कीम की ज़रूरत है ऑल इंडिया सर्विसेज में भी। तो इट हैज़ बीन नोटिस दैट वंस एन ऑफिसर इज सेलेक्टेड फॉर द ऑल इंडिया सर्विसेज, तो ऑथर ने ये कहा है कि अगर एक बार कोई सेलेक्ट हो जाता है ऑल इंडिया सर्विसेज में तो उसके बाद उसको ये लगता है कि उसकी ज़िंदगी या पूरी सेट है, उसको
कुछ इनोवेशन करने की ज़रूरत नहीं है, उसको अपनी परफॉर्मेंस में कुछ इनोवेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ही शी डेवलप्स अ स्मग एटीट्यूड दैट हिज और हर करियर फॉर द नेक्स्ट 30 to 35 ईयर्स इज नाउ सिक्योर, और अब उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अब उसको बैठ के यहाँ पर पैसे मिलते रहेंगे। देयर इज़ नो प्रेशर टू परफॉर्म, नो इंसेंटिव टू इनोवेट एंड नो डिज़ायर टू एक्सेल। तो जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जो ऑफिसर्स हैं वो काम नहीं करते हैं। तो सीनियर ऑफिसर्स ऑफ द IAS एंड IPS हैव गॉन टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर रिफॉर्म्स इन द सिविल सर्विसेज, और रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल, ऑथर का ये भी कहना है कि रिफॉर्म्स की एज सच भी ज़रूरत है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से यहाँ पर रेड टेपिज्म होता है। द AIS हैव बिकम वेरी टॉप हैवी। इनफैक्ट देर आर नंबर ऑफ ऑफिसर्स जो कि टॉप पोजीशंस को होल्ड करते हैं, लेकिन उनके पास कोई काम करने को नहीं होता है। अभी जो सिस्टम है वो ऐसा है कि अगर आप एक बार ऑल इंडिया सर्विसेज में एंटर कर जाओ तो आप यहाँ पर आपके भी उतने ही चांसेस है टॉप पोस्ट पर पहुँचने के। तो आप समझ सकते हो कि एक बार अगर आप एंटर कर जाओ तो उसके बाद आपको कोई मेहनत नहीं है। तो ऑथर ने कहा आप एक काम करो, जैसे अग्निपथ स्कीम में आपने कहा है कि 4 साल के बाद यहाँ पर जो अप टू 25% है उनको ही रिटेन किया जाएगा, बाकी सबको निकाल दिया जाएगा, ऐसे ही आप ऑल इंडिया सर्विसेज में भी कर सकते हो। तो परफॉर्मेंस ऑफ ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर्स शुड बी सब्जेक्टेड टू ए स्ट्रिक्ट रिव्यू। जैसे कि यहाँ पर आप 3 स्टेजेस में रिव्यू कर सकते हो। पहला रिव्यू हो गया 15 साल की सर्विस के बाद, कि 15 साल की सर्विस में जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया उनको तो रिटेन किया जाए, बाकी सबको यहाँ पर निकाल दिया जाए। तो वंस when they have completed 15 years of services, then after 25 years of services, and finally after 30 years of services। तो ऑब्जेक्टिव यही होगा कि पहली स्टेज में आप 25% ऑफ ऑफिसर्स को बाहर कर दो, फिर दूसरी स्टेज में यहाँ पर 10% ऑफ ऑफिसर्स को बाहर कर दो, और थर्ड स्टेज में यहाँ पर 5% ऑफिसर्स को बाहर कर दो। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो हाई पोस्ट पर पहुँचेंगे, जो यहाँ पर सेक्रेटरी बनेंगे, कैबिनेट सेक्रेटरी बनेंगे, वो वही कैंडिडेट्स बनेंगे जो कि सच में डिजर्विंग होंगे। तो वीडिंग आउट शुड बी फॉर पुअर परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर कोई अगर पुअर परफॉर्मेंस कर रहा है या तो उसके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, तो ऐसे में उसको निकाल देना चाहिए। स्क्रीनिंग एट ईच स्टेज विल हैव टू बी वेरी रिगरस, और ये इम्पार्शियल होना चाहिए, और यहाँ पर जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पर ऑथर ने ये सब कहा है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट था नहीं इसमें। एड्रेस द स्क्यू, तो हमने ये रिपोर्ट डिस्कस की थी जो कि पार्लियामेंट में यहाँ पर पेश की गई थी, और हमें ये पता चला था कि जो SC ST OBC से कैंडिडेट्स आते हैं यहाँ पर IITs और IIMs में, वो बहुत कम है PhD प्रोग्राम्स के लिए। Data shared last week in Parliament by the Ministry of Education shows that India's elite business schools and technology institutions are way short of fulfilling their social justice related commitments। तो अगर हम देखें तो डॉक्टोरल प्रोग्राम्स में जो SC ST OBC कम्युनिटी का रिजर्वेशन है ना, उतने भी कैंडिडेट्स नहीं है। तो OBC का 27% का रिजर्वेशन होता है, SC का 15% का होता है, और ST का 7.5% का होता है, लेकिन इतने भी कैंडिडेट्स नहीं हैं। तो बट मैनी IITians मेंटेन दैट सिंस देयर इज़ नो फिक्स्ड सैंक्शनड एनुअल इनटेक, जिसकी वजह से वो यहाँ पर ये रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर बिजनेस स्कूल्स का दूसरा एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पर IIMs का ये कहना है कि जो रिजर्व कैटेगरी वैकेंसीज है वो फुलफिल इसीलिए नहीं हो रही हैं क्योंकि यहाँ पर उनको कैंडिडेट्स ही नहीं मिल रहे हैं, तो बिकॉज ऑफ द डर्थ ऑफ सूटेबल कैंडिडेट्स। द गवर्नमेंट्स 2019 डेटा शोज दैट 48% ऑफ IIT ड्रॉप आउट्स जो हैं वो यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी से हैं। IIMs में भी यहाँ पर 62% जो ड्रॉप आउट्स हैं वो यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी से है। तो यहाँ पर ऑथर ने ये बात कही है कि हमें सोशल डेमोक्रेसी को इंश्योर करने की ज़रूरत है। तो इट्स अ नेग्लेक्ट दैट अ कंट्री एस्पायरिंग टू बी नॉलेज इकॉनमी लीडर कैन इल अफोर्ड। तो यहाँ पर जितना एटलीस्ट रिजर्वेशन है उतनी तो रिप्रेजेंटेशन होनी ही चाहिए। फिर यहाँ पर जो नेक्स्ट आर्टिकल है, तो एक मूवी आई थी RRR। तो यहाँ पर ब्रिटिश के कोई हिस्टोरियन है, उन्होंने शायद ये कह दिया कि ये जो RRR में जो हिस्ट्री दिखाई गई है पूरी तरीके से फॉल्स है और ब्रिटिशर्स इतने बुरे तो नहीं थे। तो बेसिकली इनको लगता है कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया में आके अच्छा कुछ काम किया है और ब्रिटिशर्स को ऐसे गलत तरीके से पोर्ट्रे नहीं करना चाहिए किसी भी मूवी में। तो दिस इज़ वाई द ब्रोवा ओवर अ ब्रिटिश हिस्ट्री प्रोफेसर्स अनफेवरेबल रिव्यू ऑफ द SS राजामौली ब्लॉकबस्टर RRR। तो सबसे पहले तो इन्हें ये बात समझनी चाहिए कि जब ब्रिटिशर्स आए उसकी वजह से कितनी ज़्यादा फेमाइन आई, हमारा GDP नेगेटिव में चला गया, हमारी जो इंडस्ट्रीज़ थी, मैन्युफैक्चरिंग जो थोड़ा बहुत होता था वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, विलेज इंडस्ट्रीज़ ख़त्म हो गई। तो बेसिकली यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। यहाँ पर अलूरी सीताराम राजू जी के बारे में मेंशन है, तो इन्होंने रंपा रिवोल्ट लेड किया था, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अलूरी सीताराम राजू जो कि एक इंडियन रिवॉल्यूशनरी थे और इन्होंने आर्म्ड कैंपेन स्टार्ट किया था अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। इनका जो निकनेम था वो था मनियम विरुदु, तो ये आप याद रख सकते हो। इनका जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था और ये एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना इन्होंने शुरू कर दिया था जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर मद्रास फॉरेस्ट एक्ट लेकर आए थे। तो ब्रिटिशर्स यहाँ पर जब मद्रास फॉरेस्ट एक्ट लेकर आए थे तो ब्रिटिशर्स का ये कहना था कि अब यहाँ पर जो ट्राइबल्स हैं वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन नहीं कर सकते हैं, जिसके बाद एक आर्म्ड कैंपेन शुरू हुआ, लेकिन लास्ट में ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर जो अलूरी सीताराम राजू जी हैं उनको यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने मार दिया। तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि इन्होंने रंपा रेबेलियन लेड किया था, क्योंकि एक बार उलगुलन रिवोल्ट आ चुका है एग्जाम में, तो ये भी आ सकता है कि रंपा रिवोल्ट किसने लेड किया था। अब हम आगे चलते हैं। अब प्रेसिडेंट फॉर द रिपब्लिक।
शी स्ट्रगल्ड इन अ सिस्टम, तो यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में बताया गया है। शी स्ट्रगल्ड इन अ सिस्टम वेयर सोशल हायरार्कीज एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी वर्कड अगेंस्ट हर। तो यहाँ पर जो ट्राइबल पीपल की स्ट्रेंथ है टोटल पॉपुलेशन की, तो वो है 8.6%। दिस सेक्शन ऑफ सोसाइटी, तो यहाँ पर जो ट्राइबल सोसाइटी है वो बहुत ज़्यादा मार्जिनलाइज्ड है। तो ट्राइबल पीपल की पर कैपिटा इनकम, लिटरेसी रेट, हेल्थ इंडाइसिस सब कुछ बहुत ज़्यादा कम है। तो हम ये देख सकते हैं कि जो एसटीज़ हैं उनका काफ़ी ज़्यादा मार्जिनलाइजेशन है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मोर देन 50 लाख ट्राइबल पीपल सिंस इंडिपेंडेंस हैज़ एग्रेवेटेड देयर मिजरी। मोदी गवर्नमेंट यहाँ पर ट्राइबल्स के लिए काफ़ी कुछ कर रही है। तो बेसिकली ऑथर यही कहेंगे, क्योंकि ऑथर जो हैं ही इज़ अ बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन द राज्यसभा। तो ऑथर ने ये बताया है कि बीजेपी ने ट्राइबल्स के लिए क्या क्या किया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो बिरसा मुंडा है, भगवान बिरसा मुंडा, उनको सेलिब्रेट किया जाता है एज जनजातीय गौरव दिवस। फिर मुर्मूज इलेक्शन एज प्रेसिडेंट, द पावर एंड पोजीशन ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट प्रिवेंट द ऑफिस फ्रॉम बिकमिंग अ पावर सेंटर। तो यहाँ पर जो रियल पावर होती है वो होती है प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के पास, और यहाँ पर जो नॉमिनल पावर होती है वो यहाँ पर प्रेसिडेंट के पास होती है। लेकिन एज सच जो प्रेसिडेंट होते हैं वो यहाँ पर कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। अगर हम देखें तो डेमोक्रेसी में सोशल होराइजन होना ज़रूरी है, जो कि हमें देखने को मिल रहा है। ये डेमोक्रेसी में अब हमें सोशल होराइजन देखने को मिल रहा है। एज सच यहाँ पर फर्स्ट ट्राइबल जो हैं वो यहाँ पर प्रेसिडेंट बन रही हैं। द फर्स्ट साइन वॉज द डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द पद्मा अवार्ड्स। तो 2014 से पहले जो पद्मा अवार्ड्स दिए जाते थे वो सिर्फ एलीट लोगों को दिए जाते थे। लेकिन 2014 के बाद जब यहाँ पर पद्मा फॉर पीपल शुरू हुआ, तो यहाँ पर जो ट्राइबल कम्युनिटी से लोग बिलोंग करते हैं तो उनको भी यहाँ पर देना शुरू किया गया पद्मा अवार्ड्स। तो सिंस 2014 दे हैव रिकॉग्नाइज्ड कॉमन पीपल विद अनकॉमन अकम्पलिशमेंट्स, तुलसी गौड़ा फ्रॉम द हल्लाकी ट्राइब, मेघालय त्रिनिती सायू एंड असम्स जादेव पयोंग, जो कि सब पद्मा अवार्डीज है और ये लोग बहुत ज़्यादा कॉमन लोग हैं, ये कोई एलीट लोग नहीं हैं। तो दिस इज़ द रिकग्निशन ऑफ द डिग्निटी ऑफ कॉमन पीपल सर्विस टू द नेशन फॉर डेकेड्स। अगर हम देखें तो जो हमारी डेमोक्रेसी है, ऑथर का ये कहना है कि वो यूरोपियन मॉडल से चल रही थी, लेकिन अब हमने उसको चेंज करना शुरू किया है। हम अपने कल्चर के अकॉर्डिंग अपनी डेमोक्रेसी को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बट एवरी सोसाइटी हैज़ टू प्रोसीड इन अकॉर्डेंस विद इट्स डेमोग्राफिक एंड कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स। और इंडिया की जो लेगेसी है वो बहुत ज़्यादा रिच है। अगर हम डेमोक्रेसी देखें तो डेमोक्रेसी हमारे कंट्री में वैदिक टाइम से, फॉर एग्जांपल यहाँ पर सभा हुआ करती थी, समिति हुआ करती थी। तो ऐसा सभा समिति में कहीं ना कहीं तो इलेक्शन का पॉइंट तो था ही। तो फिर यहीं पर यही बात मेंशन की गई है। तो बी आर अम्बेडकर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा था कि सोशल डेमोक्रेसी के बिना पॉलिटिकल डेमोक्रेसी या इकोनॉमिक डेमोक्रेसी नहीं आ सकती है। तो बी आर अम्बेडकर हैड सेड दैट विदाउट सोशल डेमोक्रेसी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एक तरीके का सिर्फ हिपोक्रेट ही है। अ ट्राइबल वुमेन बीइंग इलेक्टेड टू द हाईएस्ट ऑफिस इज़ नॉट अ सिंबॉलिक जेस्चर। लेकिन हमें ये समझ आ रहा है कि एक यहाँ पर ए पॉलिटिकल एलिवेशन हो रहा है। फिर यहाँ पर सेकेंड आर्टिकल जो है यूएस इंडिया टैंगो, द पॉसिबिलिटी ऑफ इंडियाज कंटिन्यूइंग राइज ओवर दिस सेंचुरी सीम्स टू बी ऑन अ स्ट्रॉन्गर विकेट टुडे। तो अगर हम देखें तो इंडिया कैसे ग्रो किया है ये इसमें बताया गया है। तो प्रायर टू द एरा ऑफ कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन, तो पहले तो यहाँ पर ब्रिटिश राज रहा 200 सालों तक। उसके बाद यहाँ पर उस समय इतना ज़्यादा स्टैग्नेशन रहा। जो एंशियंट सिविलाइजेशन थी चाइना और इंडिया की, वो यहाँ पर पूरी तरीके से ख़त्म हो गई ब्रिटिशर्स की वजह से। दिस वॉज नॉट ड्यू टू अ लार्ज पॉपुलेशन अलोन। तो अगर हम एंशियंट सिविलाइजेशन थे तो उसमें कुछ ना कुछ तो रीज़न हुआ होगा ना। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इनोवेशन होगी, हम यहाँ पर डेवलपमेंट करते होंगे। तो दिस वॉज नॉट ड्यू टू लार्ज पॉपुलेशन अलोन, देयर एग्जिस्टेड अ डीप हिस्ट्री ऑफ साइंटिफिक इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, जो कि यहाँ पर ब्रिटिशर्स के आने के बाद खत्म हो गई। तो द वेस्ट लेड प्रिंसिपली बाई ग्रेट ब्रिटेन। फिर यहाँ पर जो वेस्ट है वो लेड होने लग गया बाई यूएस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। लेकिन अगर हम देखें तो ये हम कह सकते हैं ये जो ये सेंचुरी होने वाली है ये होने वाली एशियन सेंचुरी। जो चाइना है वो यहाँ पर यूएस को सीधे टक्कर दे रहा है, इंडिया भी यहाँ पर लगातार डेवलप कर रहा है। तो कट टू द 2020s एंड देयर इज़ अ ट्रांसफॉर्म्ड लैंडस्केप नथिंग लाइक वॉट एग्जिस्टेड इवन 20 ईयर्स अगो। चाइना आज का मैन्युफैक्चरिंग हब है। तो चाइना इज़ नाउ होम टू मैन्युफैक्चरिंग लेड एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन इकॉनमी। फिर चाइना यूएस के साथ यहाँ पर कॉम्पिटिशन कर रहा है इन एरियाज लाइक बायोटेक, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एडवांस्ड मटीरियल्स। जो इंडिया है, इंडिया को स्टार्टिंग में थोड़ा सेटबैक लगा था। फॉर एग्जाम्पल 1991-92 में हमारे यहाँ बीओपी क्राइसिस आ गई थी, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। फिर उसके बाद 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद भी हमारा जीडीपी काफ़ी नीचे चला गया था। लेकिन हमारे फंडामेंटल्स इकॉनमी के बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, जिसकी वजह से हमने यहाँ पर रिवाइव कर लिया। द कन्फ्यूजन बिटवीन द यूएस चाइना एंड इंडिया चाइना रिलेशनशिप्स हैव ऑल्सो बीन क्लैरिफाइड। तो पहले हमें डाउट था कि हमें चाइना कि अगेंस्ट जाकर क्या यूएस के साथ अपने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को और इंक्रीज़ करना चाहिए, लेकिन अभी क्लियर हो चुका है। जैसे चाइना यहाँ पर गलवान इंसिडेंट करता है, जैसे चाइना के यहाँ पर पाकिस्तान के साथ रिलेशंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो ऐसे में हमें समझ आ गया कि हमें यूएस के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप करनी ही पड़ेगी। तो द कन्फ्यूजन बिटवीन द यूएस चाइना एंड इंडिया चाइना रिलेशनशिप्स हैज़ ऑल्सो बीन क्लैरिफाइड। अब हम आगे चलते हैं।
अगर हम देखें तो यूएस ने हमें काटसा से वेवर देने की भी बात कही है, तो हमने यहाँ पर रशिया से S-400 लिया है, लेकिन यूएस में जो लोअर हाउस है उसमें यहाँ पर एक रेजोल्यूशन पास किया गया कि इंडिया को काटसा से वेवर देना चाहिए। तो काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सिटीज टू सैंक्शंस एक्ट से इंडिया को वेवर देना चाहिए। तो ऐसे में यूएस भी हमारे साथ स्ट्रैटेजिक कोलैबोरेशन करने की कोशिश कर रहा है। अब हम आगे चलते हैं। ये भी आर्टिकल चाइना के बारे में ही है। तो यहाँ पर ऑथर ने क्रिटिसाइज़ किया है रूलिंग गवर्नमेंट को। अब क्यों क्रिटिसाइज़ किया वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो 16th राउंड ऑफ टॉक्स हुई है बिटवीन चाइना एंड इंडिया, लेकिन गलवान वैली का जो इंसिडेंट है उसमें जो इंडिया ये कहता है कि स्टेटस को होना चाहिए जो कि यहाँ पर था इंसिडेंट से पहले, लेकिन यहाँ पर चाइना स्टेटस को के लिए रेडी ही नहीं है। तो 16th राउंड ऑफ टॉक्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना एट द कॉप्स कमांडर लेवल हैज़ एंडेड विद नो साइन ऑफ ए चाइनीज विड्रॉल फ्रॉम द ईस्टर्न लद्दाख। तो चाइना ईस्टर्न लद्दाख में पीछे हटने को रेडी ही नहीं है। वाइल द मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने यहाँ पर जब चाइना के जो यहाँ पर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है वांग यी उनके साथ मुलाकात की थी, तो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये कहा था कि जो गलवान वैली है वहाँ से चाइना पूरी तरीके से डिसएंगेजमेंट करे, तो लद्दाख में चाइना पूरी तरीके से डिसएंगेजमेंट करे। तो हम ये समझ रहे हैं कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के कहने के बाद भी यहाँ पर जो चाइना है वो पीछे नहीं हट रहा है। इसका मतलब ये है कि हम जो भी कह रहे हैं चाइना को उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। तो वी हैव रीच्ड सच अ सॉरी सिचुएशन दैट द चाइनीज़ डू नॉट इवन बॉदर टू एक्नॉलेज इंडियाज़ डिमांड्स। तो सबसे पहले ऑथर ने ये कहा है कि जो रूलिंग गवर्नमेंट है पहले तो उन्होंने डिनाई किया कि चाइना ने इंट्रूजन किया ही नहीं है, फिर डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की, फिर झूठ बोला, फिर जस्टिफाई करने की कोशिश की। तो यहाँ पर ये झूठ क्यों बोल रही थी रूलिंग गवर्नमेंट, यहाँ पर कंट्री को सच सच बता क्यों नहीं रही थी कि चाइना ने इंट्रूजन किया है। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर के स्टेटमेंट की बात की गई है कि ना यहाँ कोई हमारी सीमा में घुस आया है ना ही कोई घुसा हुआ है। तो ऐसा क्यों कहा गया था जबकि ऐसा था जब चाइना इंट्रूजन कर चुका था। तो येट समहाउ इंडिया हैज़ लॉस्ट कंट्रोल ऑफ 1000 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ टेरिटरी। जहाँ पर हमारे जो सोल्जर्स थे पहले पेट्रोलिंग कर पाते थे वो अब वहाँ तक जाके पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो चाइना एक तरीके से हमें पेट्रोलिंग नहीं करने दे रहा है उस एरिया तक जहाँ पर हम कर पाते थे। तो ऑथर ने यहाँ पर बीजेपी को क्वेश्चन किया है कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट का स्टैंड है वो बहुत ही ज़्यादा पैसिव है और यहाँ पर स्टैंड होना चाहिए प्रोएक्टिव, जो कि नहीं है। अब हम आगे चलते हैं। वाई मंकी पॉक्स इज स्प्रेडिंग बट नॉट एज फास्ट एज कोविड-19। दिस कम्स अ डे। अब WHO ने यहाँ पर मंकी पॉक्स को डिक्लेयर कर दिया है पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। अब पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न डिक्लेयर करने से क्या मतलब है, तो अब PHEC इज डिक्लेयर्ड फॉर एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट जिसकी वजह से एक हेल्थ रिस्क हो सकता है और इसीलिए ज़रूरत है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी साथ में आके कोई स्टेप ले। तो PHEC इज डिक्लेयर्ड फॉर एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट विच इज़ डिटरमाइंड टू कॉन्स्टिट्यूट अ पब्लिक हेल्थ रिस्क। तो इसकी वजह से यहाँ पर पब्लिक हेल्थ रिस्क हो सकता है and the international spread of disease and to potentially require a coordinated international response। और इसके लिए यहाँ पर इंटरनेशनल रिस्पॉन्स की ज़रूरत है। तो मंकी पॉक्स कोई एक नई डिजीज़ नहीं है कोविड-19 की तरह, क्योंकि कोविड-19 पूरी तरीके से एक नई डिजीज़ थी। जो मंकी पॉक्स है वो 1970 में आइडेंटिफाई किया गया था इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। द मंकी पॉक्स वायरस जो है वो बिलोंग करता है फैमिली ऑफ ऑर्थोपॉक्स वायरसेस को, जिसमें कि उसी फैमिली में बिलोंग करता है स्मॉल पॉक्स भी। इसीलिए जो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन होती है वो यहाँ पर मंकी पॉक्स के लिए भी यूज़ कर ली जाती है। अगर हम फेर्टिलिटी रेट देखें तो वाई इज़ देयर अ सर्ज नाउ। अब सर्ज इसीलिए हो रहा है, तो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन कैन हैपन आइदर थ्रू लार्ज रेस्पिरेटरी सीक्रेशन या तो फिर लीजन्स के साथ कांटेक्ट में आ जाओ, तो ऐसे में यहाँ पर ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो जाता है। लेकिन रेस्पिरेटरी एज सच ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं होता है। जैसे कोविड-19 में यहाँ पर रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स की वजह से भी जो ट्रांसमिशन होता है वो यहाँ पर इसकी वजह से नहीं होता, मंकी पॉक्स में ऐसा नहीं होता है। हाउएवर अनलाइक विद से इन्फ्लुएंजा और कोविड-19 ट्रांसमिशन ऑफ मंकी पॉक्स थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स नीड्स प्रोलॉन्ग्ड फेस टू फेस कॉन्टैक्ट। बहुत टाइम तक अगर फेस टू फेस कॉन्टैक्ट है तो यहाँ पर हो सकता है, एज सच यहाँ पर रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से मंकी पॉक्स नहीं फैलता है। इस मंकी पॉक्स सेक्शुअली ट्रांसमिटेड, तो अभी इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं पता है कि सेक्शुअली ट्रांसमिट होता है या नहीं होता है। फिर यहाँ पर एक नया वायरस मेंशन है दैट इज़ मार्बर्ग वायरस डिजीज़। तो ये सिमिलर है इबोला की तरह। घाना में फर्स्ट आउटब्रेक हुआ है मार्बर्ग वायरस डिजीज़ का। द डिजीज़ इज सिमिलर टू एबोला इन इट्स स्प्रेड, सिम्टम्स एंड प्रोग्रेशन, ऑल्दो इट इज़ कॉज्ड बाय अ डिफरेंट वायरस अकॉर्डिंग टू द WHO। तो एबोला जिस वायरस से होता है, जो मार्बर्ग जिस वायरस से होता है, तो ये डिफरेंट वायरसेस से होते हैं, लेकिन ये एबोला की तरह ही होता है। फर्टिलिटी रेट अगर देखें तो 24 से 88% तक है। कैसे स्प्रेड होता है, तो स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ब्लड, सीक्रेशंस और अदर बॉडी फ्लूइड्स। वैक्सीन इसके लिए अभी तक कोई भी नहीं है, एंटीवायरल ट्रीटमेंट भी इसके लिए कोई भी नहीं है। पहले ये डिटेक्ट हुआ था पहली बार ये वायरस 1967 में। अब हम आगे चलते हैं। ये है मेकिंग यूज़ ऑफ फॉरेक्स रिजर्व। तो हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स डिप्लीट हो रहे हैं। अब फॉरेक्स रिजर्व्स एक्यूमुलेट कैसे होते हैं,
अ कंट्री टिपिकली एक्यूमुलेट्स फॉरेक्स रिजर्व्स। जब वो यहाँ पर कंट्री ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है तो कंट्री अगर ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगा तो कंट्री में ज़्यादा डॉलर्स आएंगे। अगर कंट्री ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगा एज़ कम्पेयर टू इम्पोर्ट तो कंट्री में ज़्यादा डॉलर्स आएंगे, तो वही यहाँ पर फॉरेक्स रिजर्व की तरह अक्यूमुलेट हो जाएगा। तो अ कंट्री टिपिकली एक्यूमुलेट्स फॉरेक्स रिजर्व्स व्हेन इट्स अर्निंग फ्रॉम एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सीड पेमेंट अगेंस्ट इम्पोर्ट्स, और जिसकी वजह से अगर किसी कंट्री का करंट अकाउंट सरप्लस है तो उस कंट्री में यहाँ पर फॉरेक्स रिजर्व्स अक्यूमुलेट होंगे। लेकिन इंडिया तो ज़्यादा यहाँ पर इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट तो कम करता है, तो इंडिया के पास कहाँ से फॉरेक्स रिजर्व्स आ गए? तो इंडिया के पास इसीलिए फॉरेक्स रिजर्व्स आ गए क्योंकि हमारे यहाँ एफडीआई इन्वेस्टमेंट होता है, एफपीआई इन्वेस्टमेंट होता है, तो एज सच हमारे यहाँ कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, जिसकी वजह से हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स अक्यूमुलेट होते हैं। हम यहाँ पर ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज को एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, हम इम्पोर्ट ही ज़्यादा करते हैं गुड्स और सर्विसेज को, लेकिन हम यहाँ पर कैपिटल इन्फ्लोज हमारे यहाँ ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स अक्यूमुलेट होते हैं। तो ये बात भी यहाँ पर मेंशन है। तो इंडिया इज एन आउटलायर अमंग द कंट्रीज दैट हैव अक्यूमुलेटेड साइजेबल फॉरेक्स रिजर्व्स, और हमारा सिर्फ करंट अकाउंट सरप्लस 2020 में रहा है, वो भी कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से। तो हमारा तो करंट अकाउंट सरप्लस था ही नहीं। इसका मतलब ये है कि हम हमेशा ज़्यादा इंपोर्ट ही करते हैं गुड्स और सर्विसेज को। Its $638.5 billion reserves in 2021 were despite current account deficits. The reserves have been built through import of capital. तो हमारे यहाँ FDI आता है, FPI आता है, उसकी वजह से हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, ना कि हम यहाँ पर ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स और सर्विसेज को, उसकी वजह से हैं। तो कैपिटल फ्लोज अट्रैक्टेड बाय इंडिया हैव नॉट ओनली फाइनेंस्ड इट्स एक्सेस ऑफ इम्पोर्ट्स ओवर एक्सपोर्ट्स बट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू एन एक्रेशन टू द ऑफिशियल रिजर्व्स। तो हमारे पास जो ऑफिशियल रिजर्व्स हैं वो इसीलिए हैं क्योंकि हमारे यहाँ कैपिटल फ्लोज ज़्यादा होता है। इन नन ऑफ द 4 पीरियड्स, तो यहाँ पर ऑथर ने टेबल बनाई है जिसमें 4 पीरियड्स मेंशन किए गए हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो 91 टू 98, 99 टू 6। तो इन नन ऑफ द 4 पीरियड्स यहाँ पर ऑथर ने ये बताया कि कभी भी हमारा करंट अकाउंट सरप्लस नहीं रहा है, लेकिन उसके बाद भी हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, और वो इसीलिए हैं 600 बिलियन फॉरेक्स रिजर्व्स क्योंकि हमारे यहाँ कैपिटल इनफ्लो बहुत ज़्यादा होता है। तो इन नन ऑफ द 4 पीरियड्स हाउएवर हैज़ रिजर्व एक्यूमुलेटेड बीइंग एन आउटकम ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स सरपासिंग इंपोर्ट्स, बल्कि इस वजह से है क्योंकि हमारे यहाँ कैपिटल इनफ्लो ज़्यादा होते हैं। एज सच फॉरेक्स रिजर्व्स में और क्या होता है, तो फॉरेक्स रिजर्व्स में यहाँ पर गोल्ड होते हैं, फॉरेन करेंसी के एसेट्स होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर वैल्यूएशन चेंज होती है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर यूएस जो है, यूएस का डॉलर डिप्रिशिएट होगा, तो ऐसे में जो आरबीआई के पास फॉरेन करेंसी एसेट्स हैं तो उसमें यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, तो उसकी वैल्यूएशन यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर गोल्ड की वैल्यूएशन इंक्रीज हो सकती है, तो जिसकी वजह से भी यहाँ पर फॉरेक्स इंक्रीज होते हैं। तो एक रीज़न ये होता है वैल्यूएशन इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल जो यहाँ पर गोल्ड है उसकी वैल्यू बढ़ेगी और आरबीआई ने अपने फॉरेक्स रिजर्व्स में गोल्ड रख रखे हैं, तो गोल्ड की वैल्यूएशन भी इंक्रीज होगी और एज सच हमारे यहाँ पर फॉरेक्स रिजर्व्स भी इंक्रीज होंगे। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर हेल्ड इन द फॉर्म ऑफ डॉलर्स एज वेल एज नॉन डॉलर करेंसीज एंड गोल्ड, और अगर कोई वैल्यूएशन चेंज आता है, डेप्रिसिएशन या एप्रिसिएशन आता है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फॉरेक्स रिजर्व्स भी चेंज होते रहते हैं। तो दूसरा रीजन ये हो गया। इनसाइड द माइंड्स ऑफ बीज एंड व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम देयर इंटेलिजेंस, तो यहाँ पर बीज बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होती हैं, ये स्टडी पब्लिश की गई है। इसके अलावा यहाँ पर जो बीज होती हैं उनमें कॉन्शियस भी होता है। तो कॉन्शियसनेस हैज़ बीन अंडरस्टूड एज अ कॉन्सेप्ट डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी ब्रेन इंटेलिजेंस। तो ब्रेन इंटेलिजेंस क्या समझा जाता है कि इंसान में सोचने समझने की शक्ति, उसको यहाँ पर समझा जाता है कि ब्रेन इंटेलिजेंस। लेकिन कॉन्शियसनेस का क्या मतलब होता है? कॉन्शियसनेस का मतलब होता है ये कि आप फीलिंग्स और इमोशंस को एक्सपीरियंस कर सको, जो कि बीज कर सकती हैं, वो फीलिंग्स और इमोशंस को यहाँ पर एक्सपीरियंस कर सकती हैं। अब जो बी होती है वो दूसरी बी से कैसे कम्युनिकेट करती है, तो उसके लिए होता है वैगल डांस। तो हु फाउंड वर्कर हनी बीज यूज अ काइंड ऑफ वैगल डांस फॉर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर। तो यहाँ पर ये वैगल डांस की बात की गई है, और बीज बहुत इंटेलिजेंट होती है, उनके अंदर कॉन्शियसनेस भी होता है और वो यहाँ पर फील भी कर सकती हैं। इसके अलावा वो कॉम्प्लेक्स पजल सॉल्व करके यहाँ पर एक तरीके से जो भी पॉलिनेशन है वो सब कुछ करती हैं। तो यहाँ पर बीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत इंटेलिजेंट होती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ ह्यूमन्स इंटेलिजेंट होते हैं। तो व्हाट इज़ द न्यू बुक फाइंड? He concludes that bees have a mind of their own and have distinct personalities. They are even able to distinctly identify the faces of humans. तो वो यहाँ पर humans को identify भी कर सकती हैं उनके face से। अब हम आगे चलते हैं। यूक्रेन वर्क्स टू रिज्यूम ग्रेन एक्सपोर्ट्स डिस्पाइट रशियन मिसाइल स्ट्राइक ऑन ओडेसा। तो ओडेसा पोर्ट कहाँ पर है? यूक्रेन में। हम पिछले 3 दिन से डिस्कस कर रहे हैं ओडेसा पोर्ट कहाँ पर है। चाइना अपने स्पेस स्टेशन बना रहा है, तो स्पेस स्टेशन के लिए चाइना 2 लेबोरेटरी मॉड्यूल को भेजने वाला है। पहला तो चाइना ने भेज दिया जिसका नाम है वेंटियन, और दूसरा कौन सा है जो कि बाद में भेजेगा, उसका नाम है मैंगटियन। तो एक है वेंटियन, दूसरा है मैंगटियन। कहाँ से भेजा है? तो फ्रॉम ट्रॉपिकल हेनान आइलैंड। कौन से रॉकेट से भेजा है? तो लॉन्ग मार्च 5B रिमोट रॉकेट। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके 2 ये जो लेबोरेटरी मॉड्यूल्स हैं, वेंटियन और यहाँ पर मैंगटियन। बस अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर स्पेस स्टेशन का नाम भी मेंशन है जो कि है तियांगोंग। तो तियांगोंग स्पेस स्टेशन है। इंडिया भी अपना स्पेस स्टेशन बनाएगा, लेकिन थोड़ा लेट बनाएगा, अभी चाइना बना रहा है। आगे चलते हैं।
यहाँ पर ये हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जनरल मार्क मिली ये गए हुए हैं जकार्ता इंडोनेशिया में। तो उनका ये कहना है जो चाइना है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है। तो चाइनाज मिलिट्री हैज़ बिकम सिग्निफिकेंटली मोर एग्रेसिव एंड डेंजरस ऑफ द पास्ट 5 years. द मैसेज इज द चाइनीज मिलिट्री इन द एयर एंड एट सी हैव बिकम सिग्निफिकेंटली मोर एंड नोटिसेबली मोर एग्रेसिव इन दिस पर्टिकुलर रीजन। तो यहाँ पर जो यूएसए है वो अपने एलाइज की हेल्प करेगा, तो ऐसा यहाँ पर इनका कहना है। आगे चलते हैं, इन्फोसिस को कितना राइज हुआ ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर इन्फ्लेशन बताया गया कि कौन से कंट्री में इतना इन्फ्लेशन। तो इंडिया में तो 7.01% इन्फ्लेशन है। ऐसा हम देखें तो ईरान में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन, ईरान में इन्फ्लेशन है 52.5%। अब ईरान में इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन इसीलिए है क्योंकि ईरान के ऊपर यहाँ पर यूएसए ने सैंक्शंस लगा रखे हैं। बाकी कंट्रीज़ में यहाँ पर इन्फ्लेशन बताया गया है। तो इन्फ्लेशन का रीज़न क्या है? रशियाज़ इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। और दूसरा रीज़न क्या है? फ्यूल प्राइसेस का महंगा होना। तो अगर फ्यूल प्राइसेस महंगे होंगे तो कोई भी चीज़ आपको ट्रांसपोर्ट करनी है उसके लिए फ्यूल की तो ज़रूरत होगी, और अगर फ्यूल ही महंगा है तो सारा सामान महंगा हो जाएगा। तो हायर फ्यूल प्राइसेस ड्राइविंग अप लॉजिस्टिक्स एंड फ्रेट कॉस्ट। तो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जो इंडिया की है वो 13% है, हमें उसे कम करके 10% पर लाना है। तो ये भी हमारा टारगेट है कि हमें अपनी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जो है वो 10% पर लेकर आनी है। किया क्या जा रहा है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए? फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा आरबीआई कैलिब्रेटेड टाइटनिंग कर रहा है, इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर रहा है, फिस्कल पॉलिसी को चेंज करने की कोशिश की जा रही है, वैसा बाकी कंट्रीज भी कर रहे हैं अपने इन्फ्लेशन को कम करने के लिए। जीएसटी ऑन एसेंशियल आइटम्स आफ्टर स्टेट सॉट लेवाई एम्ड टू चेक इवेजन। तो यहाँ पर प्री पैकेज्ड आइटम्स के ऊपर जब से जीएसटी लगा है तब से गवर्नमेंट को यहाँ पर काफ़ी कहा जा रहा है, क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि गवर्नमेंट ने यहाँ पर प्री पैकेज्ड आइटम्स के ऊपर जीएसटी लगा दिया। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्लैरिफिकेशन दिया। पहला क्लैरिफिकेशन ये कि जो स्टेट्स हैं वो इससे पहले भी जीएसटी रिजीम से पहले मतलब 2017 से पहले भी वैट लगाया जाता था, जो कि जीएसटी के बाद हट गया, जिसकी वजह से यहाँ पर स्टेट्स को रेवेन्यू में नुकसान होने लग गया। और दूसरी बात ये कि प्री पैकेज्ड आइटम्स के ऊपर जीएसटी नहीं था, तो इसकी वजह से क्या करते थे ये जो ब्रांड ओनर्स थे ना, ये अपने पैकेट के पीछे ये लिख देते थे कि कोई भी ब्रांड जो है ये क्लेम नहीं करते हैं। तो एज सच तो ब्रांड मेंशन होगा, लेकिन पैकेट में एक नीचे एक लाइन मेंशन कर देते थे कि जो भी ब्रांड का नेम है वो यहाँ पर फॉरगॉन कर रहे हैं और वो इसके ऊपर कोई भी कॉपीराइट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनको यहाँ पर जीएसटी नहीं देना पड़ता था। तो एज सच वो लोग यहाँ पर प्रोविजन का मिसयूज़ कर रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ पर गवर्नमेंट ने लगा दिया जीएसटी प्री पैकेज्ड आइटम्स पर भी। अब हम एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। तो फर्स्ट पेज पर हमने जो डिस्कस किया कि एमएसएमई में क्या प्रॉब्लम है, डीलेड पेमेंट्स की प्रॉब्लम है। फिर हमने डिस्कस किया कि माइक्रो यूनिट की क्या डेफिनेशन होती है, इसके बाद स्मॉल यूनिट की क्या होती है, मीडियम यूनिट की क्या होती है। तो ये डेफिनेशन आप देख लेना कि कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, कितना टर्नओवर होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर यहाँ पर रीजंस क्या क्या हो जाते हैं। गवर्नमेंट ने यहाँ पर लिक्विडिटी इंश्योर करने के लिए जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम लेकर आए थे, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो मेंस आंसर राइटिंग में। और एमएसएमई का कितना इंपॉर्टेंट रोल है एज सच इकोनॉमी में, क्योंकि यहाँ पर जो एमएसएमई है वो मैन्युफैक्चरिंग में 36.9% कॉन्ट्रीब्यूट करता है और यहाँ पर एक्सपोर्ट्स में एज सच 49.5% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। फिर मंकी पॉक्स के बारे में हमने डिस्कस किया कि मंकी पॉक्स एक वायरल डिजीज़ है और ये कहाँ की नेटिव है, तो ये यहाँ पर एंडेमिक है वेस्ट और सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज़ की। फिर यहाँ पर थिएटर कमांड डिस्कस किया, जो कि शिखातकर कमेटी के रिकमेंडेशन थी कि थिएटर कमांड होनी चाहिए, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड, और वही यहाँ पर बनाया जाएगा। फिर आईआईटी मद्रास के कैंपसेस खोलेंगे तंजानिया में। फिर यहाँ पर हमने मोडेरा सन टेम्पल डिस्कस किया। ऑल इंडिया सर्विसेज में अग्निपथ स्कीम जैसे रिफॉर्म्स होने चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद कुछ ऑफिसर्स को निकाल दिया जाए उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे, या वो किसी करप्शन केस में फंसे हों। तो ऐसे में एक बार ऑफिसर अगर अपॉइंट हो जाए तो उसे ये न लगे कि उसकी ज़िंदगी सेटल, अब तो उसे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो वो यहाँ पर हमेशा अपने आप को पुश करता रहे, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिर यहाँ पर ये हमने डिस्कस किया कि जो SC ST OBC का रिप्रेजेंटेशन है IITs और IIMs में, PhD प्रोग्राम्स में, वो बहुत ज़्यादा कम है, तो उसको इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। फिर हम यहाँ पर आगे चलते हैं। प्रेसिडेंट फॉर द रिपब्लिक, तो ये हमने डिस्कस कर लिया। जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो बिलोंग करती है संथाल ट्राइब को, और ट्राइब्स बहुत ज़्यादा मार्जिनलाइज्ड हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज़। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो सोशल होराइजन को यहाँ पर इंक्रीज़ करने की कोशिश करी है, वाइडन करने की कोशिश करी, जो कि हमें दिख भी रहा है। US इंडिया टैंगो, तो यहाँ पर जो 21st सेंचुरी होने वाली है वो यहाँ पर होने वाली है एशिया की सेंचुरी, क्योंकि चाइना भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहा है, इंडिया भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहा है, और चाइना यहाँ पर कट थ्रोट कॉम्पिटिशन दे रहा है USA को। अब ऐसे में हम देखें तो हमारे लिए ग्राफ एकदम क्लियर है कि हमें किसकी तरफ ज़्यादा जाना है। तो हमें USA के साथ स्ट्रैटेजिक एलाई बनाने की कोशिश करनी है USA को, और USA के लिए भी यही अच्छा है क्योंकि USA को अगर चाइना को काउंटर करना है। फिर हमने यहाँ पर ये डिस्कस किया कि जो बीजिंग है वो हमारी बात को सीरियस लेता ही नहीं है, और बीजिंग जो है वो स्टेटस को वापस लेकर ही नहीं आ रहा, जो कि हम चाहते हैं कि गलवान इंसिडेंट से पहले जहाँ तक हम पेट्रोलिंग कर सकते थे वहाँ तक वापस कर सकें, तो वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। फिर यहाँ पर हमने अलूरी सीताराम राजू जी के बारे में डिस्कस किया था, तो अब रंपा रेबेलियन एक बार डिस्कस कर लेना या एक बार रीड कर लेना रंपा रेबेलियन। अब हम आगे चलते हैं।
यहाँ पर हमने मंकी पॉक्स डिस्कस किया कि मंकी पॉक्स उतनी तेज़ी से क्यों नहीं फैल रहा जितनी तेज़ी से कोविड-19 फैलता था। तो एक रीज़न उसका रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट की वजह से यहाँ पर एज सच मंकी पॉक्स नहीं फैलता है। फिर हमने फॉरेक्स रिजर्व्स डिस्कस किए कि फॉरेक्स रिजर्व्स किस वजह से अक्यूमुलेट होते हैं। तो अगर यहाँ पर आप ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हो एज़ कम्पेयर टू इम्पोर्ट गुड्स और सर्विसेज तो आपके पास यहाँ पर ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व होंगे। लेकिन इंडिया तो ज़्यादा एक्सपोर्ट करता नहीं है, इंडिया तो ज़्यादा इंपोर्ट करता है, तो हमारे पास कैसे फॉरेक्स रिजर्व्स आ गए। तो उसका रीज़न ये है कि हमारे यहाँ जो कैपिटल इन्फ्लोज है वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व्स हैं। और एज सच फॉरेक्स रिजर्व्स इस वजह से भी बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो यहाँ पर आरबीआई के पास फॉरेक्स रिजर्व्स में फॉरेन करेंसी एसेट्स और यहाँ पर गोल्ड होता है, अगर उसकी वैल्यूएशन चेंज होती है तो उसकी भी वजह से हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स इंक्रीज होते हैं। फिर हमने यहाँ पर एक वायरस डिस्कस किया, मार्बर्ग वायरस डिजीज, जो कि इबोला की तरह होती है, लेकिन इबोला का वायरस अलग और इसका वायरस अलग होता है। इसके लिए कोई भी अभी हमारे पास वैक्सीन नहीं है और इसका जो पहला केस है वो 1970 में आया था। तो एज सच कोई नया वायरस नहीं है, ये वायरस पहले से है। फिर यहाँ पर हमने बीज के बारे में डिस्कस किया कि बीज एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं वेगल डांस करके, और बीज बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होती हैं, उनके अंदर कॉन्शियसनेस भी होता है। और बस अब हम आगे चलते हैं। ओडेसा पोर्ट हमने डिस्कस कर लिया। चाइना अपना स्पेस स्टेशन बना रहा है जिसका नाम है तियांगोंग स्पेस स्टेशन। उसके लिए 2 लेबोरेटरी मॉड्यूल्स भेजे जाएंगे, एक का नाम है यहाँ पर वेंटियान और दूसरे का नाम है यहाँ पर मेंगटियान। फिर यहाँ पर हमने डिस्कस किया, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो सेम ही बात कहते हैं लोग बार बार। इकॉनमी पेज पर जो हमने डिस्कस किया कि इन्फ्लेशन कौन सी कंट्री में कितना है और जीएसटी क्यों लगाया गया है प्री पैकेज्ड आइटम्स पे। तो स्टेट्स को नुकसान हो रहा था क्योंकि जीएसटी रिजीम से पहले यहाँ पर वेट लगता था, जिसकी वजह से यहाँ पर स्टेट्स को फ़ायदा होता था, लेकिन वेट चला गया और उसके बाद यहाँ पर जीएसटी में प्री पैकेज्ड आइटम्स के ऊपर कोई जीएसटी लगा नहीं, जिसकी वजह से यहाँ पर स्टेट्स को रेवेन्यू लॉस हो रहा था। और यहाँ पर जो कुछ कंपनीज थे वो इस प्रोविजन का फ़ायदा उठाकर यहाँ पर जीएसटी जो है वो नहीं दे रहे थे, तो इसको चेंज करने की कोशिश की गई है और ये प्रोविजन को ऑल टुगेदर हटा ही दिया गया है। So if you are liking this analysis then please like, share and subscribe, and if you want to contribute then you can contribute towards my work। उसके लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।